नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में, एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, कल मैं आयोग गया हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। अब आज से रेगुलर क्लास आपकी आएगी। ये आपदा प्रबंधन का आखिरी वीडियो है। यहाँ से जो है आपका इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक हम लोग करवाएंगे, जिसमें रेगुलर 2 वीडियो आएंगी और उसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कवर हो जाए। लगभग 6 दिन में वो कवर हो जाएगा, 5-6 दिन में। तो आज इसको देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है आज का, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये देखते हैं, यहाँ पे हल्का संक्षिप्त में दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की बात हो रही है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संघ में NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसके अंडर में होता है, गृह मंत्रालय के। उसके बाद आता है ये NIC, सभी संगत मंत्रालयों के सचिव उसमें होते हैं। NEC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका फुल फॉर्म होता है NEC के। अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA, तो राज्य सरकार। फिर उसके बाद निचले पायदान पे होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA, तो जिला प्रशासन, उसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिकाएँ होती हैं। अब डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ तो समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। तो जिसको स्पीड कम लगे तो वो बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से। ये देखते हैं, इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। तो आपदाओं के लिए पारित किया गया था, उसके प्रबंधन के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, भारत में आपदा प्रबंधन की स्थापना और राज्य और जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य किया गया है। आपदा प्रबंधन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपदा प्रबंधन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। यह अधिनियम राष्ट्रीय, तो ये जो अधिनियम है राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर जो है संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्रों का प्रावधान करता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य, जिला और स्थानीय स्तर तक ये होता है। ये संस्थान समानांतर ढांचे नहीं हैं और ये आपसी सामंजस्य में कार्य करेंगे। नई संस्थागत संरचना से आशा है कि यह आपदा प्रबंधन में आमूल-जूल परिवर्तन लाएगा, जिसमें राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर सक्रिय व्यवस्था होगी जो तैयारी, रोकथाम और शमन पर अधिक बल देती है। ये चीज़ें हो गई। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 जो है परिभाषा से संबंधित है, इसमें परिभाषाएँ दी गई हैं। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो बता दिया जाएगा। तो धारा 2, इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं जो हैं दी गई हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 2 की उपधारा A है यानी 2A। तो शब्द क्या है इसमें? प्रभावित क्षेत्र, अफेक्टेड एरिया को जो है परिभाषित किया गया है। क्या बताया गया है? ऐसा क्षेत्र या देश का कोई भाग जो किसी आपदा से प्रभावित हो, वो अफेक्टेड एरिया यानी कि प्रभावित क्षेत्र कहा जाएगा। 2A में जो है प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। अब 2B में क्या दिया गया है? क्षमता निर्माण की परिभाषा, कैपेसिटी बिल्डिंग की परिभाषा दी गई है और बताया गया है विद्यमान संसाधनों की पहचान, नए संसाधनों का सृजन या प्राप्ति तथा कार्मिकों का संगठन और प्रशिक्षण, ताकि आपदा प्रबंधक प्रभावी ढंग से जो है किया जा सके। तो ये क्षमता निर्माण में ये बताया गया है 2B में। अब 2C देखते हैं। तो इसमें केंद्रीय सरकार को जो है परिभाषित किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो भारत सरकार का वह मंत्रालय या विभाग जिसके पास आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण है, वो 2C में परिभाषित किया गया है। अब 2D देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपदा यानी डिजास्टर को जो है परिभाषित किया गया है। तो डिजास्टर के बारे में क्या बताया गया है? तो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न ऐसी गंभीर घटना जिसमें जनहानि, संपत्ति की क्षति या पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो और समुदाय उससे स्वयं निपटने में असमर्थ हो, तो इसको बताया गया है ये आपदा है।
तो 2D में जो है आपदा की परिभाषा दी गई है, ये काफ़ी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2E आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को। 2D में डिजास्टर को, 2E में डिजास्टर मैनेजमेंट को। योजना बनाना, संगठन, समन्वय और ऐसे उपाय लागू करना जिनमें आपदा की रोकथाम, जोखिम कम करना, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण किया जा सके। तो आपदा प्रबंधन की ये परिभाषा है। फिर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2F। तो इसमें जिला प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है 2F में। तो धारा 25(1) के अंतर्गत गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो धारा 25(1) के तहत जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है, वही 2F में परिभाषित किया गया है। 2G की बात करें तो जिला योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान को जो है 2G में परिभाषित किया गया है, यानी धारा 31 के अंतर्गत तैयार की गई जिले की आपदा प्रबंधन योजना जो है 2G में परिभाषित की गई है। 2H में किसकी परिभाषा है? स्थानीय प्राधिकरण की, यानी लोकल अथॉरिटी। तो इसकी क्या परिभाषा है? पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, छावनी बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय निकाय जो नागरिक सेवाएं जो है प्रदान करता है, वो स्थानीय प्राधिकरण है। तो 2H में हो गया स्थानीय प्राधिकरण। अब 2I में आते हैं, तो इसमें शमन यानी कि मिटिगेशन को परिभाषित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2I शमन यानी मिटिगेशन। तो आपदा के जोखिम या प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय जो होते हैं वो शमन यानी मिटिगेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी आपदा के पहले, आपदा आने के पहले उसके जोखिम को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो मिटिगेशन है, यानी शमन है। अब 2J के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रीय प्राधिकरण, नेशनल अथॉरिटी। धारा 3(1) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। धारा 3(1) में जो है NDA में दिया गया है, तो वही यहाँ पे परिभाषित किया गया है। 2K में क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC जो है 2K में परिभाषित किया गया है, यानी धारा 8(1) के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि NEC। 2L देखते हैं, तो राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्लान। धारा 11 के अंतर्गत पूरे देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजना। तो धारा 11 में जो है आपदा योजना जो है प्रबंधन योजना है, वही इसमें परिभाषित किया गया है। 2M में देखिए तो तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। 2M में क्या परिभाषा किसकी दी गई है? तैयारी यानी कि प्रिपेयर्डनेस की। तो संभावित आपदा से निपटने के लिए पहले से की गई तैयारी और व्यवस्था। अब 2N में क्या है? विहित, प्रेस्क्राइब्ड। इस अधिनियम में के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित। 2O में दिया गया है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। 2O में जो है पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन की परिभाषा दी गई है, यानी आपदा के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति या संरचना का पुनर्निर्माण। 2P में दिया गया है संसाधन, रिसोर्सेज, जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री और अन्य आवश्यक प्रावधान। 2Q में क्या दिया गया है? तो राज्य प्राधिकरण, स्टेट अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है, यानी धारा 41(1) के अंतर्गत स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 2R में क्या दिया गया है? तो 2R में राज्य कार्यकारी समिति यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, SEC को परिभाषित किया गया है, यानी धारा 20(1) के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति। 2S की बात करें तो राज्य सरकार। तो 2S में किसको परिभाषित किया गया है? राज्य सरकार यानी कि इसे स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या बताया गया है? राज्य सरकार का वह विभाग जिसके पास आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण है तथा इसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भी शामिल है। तो इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी शामिल है। 2T में क्या है? तो राज्य योजना, स्टेट प्लान के बारे में बताया गया है। धारा 23 के अंतर्गत पूरे राज्य के लिए तैयार की गई आपदा योजना। तो परिभाषाएं खत्म हुई। अब इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे धारा 3। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। इस धारा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का जो है गठन किया जाता है। तो 3(1) में क्या है? केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों में के लिए जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी। तो NDMA का जो है गठन एग्जैक्ट पूछे तो 3(1) में किया गया है। अब 3(2) में राष्ट्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे। तो कौन कौन होगा?
एनडीएमए में ये बताया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, तो एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री होगा। अन्य ऐसे सदस्य जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होंगे, उनके अलावा 9 सदस्य और होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो एनडीएमए में टोटल कितने सदस्य हो गए? 10, यानी अध्यक्ष 1, इसके अलावा 9 और सदस्य। और तीन में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। तो एनडीएमए के सदस्यों में से एक को वाइस चेयरपर्सन भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये हो गया धारा 3। अब धारा 4 देखते हैं। तो धारा 4 में क्या है? राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन। राष्ट्रीय, यहाँ पे गलत लिख रहा है। धारा 4 में राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं धारा 4(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उचित समझे, यानी जिसे प्रधानमंत्री उचित समझे वो अधिवेशन जहाँ और जिस समय वहाँ पे हो जाएगा। अब 4(2) देखते हैं। तो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जी। 4(3) में क्या दिया गया है? यदि अध्यक्ष किसी कारण से अधिवेशन में उपस्थित ना हो सकें तो उपाध्यक्ष जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यानी प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं होंगे तो जो उपाध्यक्ष नामित हुआ होगा, चुना गया होगा, वही अध्यक्षता करेगा। अब धारा 5 की बात करते हैं। तो धारा 5 में क्या है? राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति। तो राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी एनडीएमए के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा में है? तो धारा 5 में। अब धारा 6 की बात करें तो राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्य किस में है? तो धारा 6 में है। धारा 7 की बात करें तो राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन। तो सलाहकार समिति का गठन किया जाता है राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा, वो धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 की बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन, एनईसी का गठन, एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन धारा 8 में दिया गया है। धारा 9 में क्या दिया गया है? उप समितियों का गठन। किसका? उप समितियों का गठन। तो धारा 9 हो गया। धारा 10 ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा 10 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अधिकार और कार्य दिए गए हैं, यानी एनईसी के अधिकार और कार्य जो है धारा 10 में दिए गए हैं। तो 3 में जो है एनडीएमए दिया गया है, उसके बाद 6 में उसके कार्य दिए गए हैं, 8 में एनईसी दिया गया है और 10 में जो है एनईसी के कार्य दिए गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं धारा 11 में राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। धारा 12 के अंतर्गत जो दिया गया है राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक दिशा निर्देश। तो मार्गदर्शक दिशा निर्देश दिया गया है। न्यूनतम मानक क्या रहेगा इसके लिए? धारा 12 में। धारा 13 की बात करें तो ऋण भुगतान के लिए राहत, ऋण भुगतान के लिए राहत जो है धारा 13 में। तो यहाँ से ये सेंट्रल वाला ख़त्म होता है, अब राज्य वाला स्टार्ट होगा जो कि अध्याय 3 होगा। तो अध्याय 3 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो धारा 14 में जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना यानी एसडीएमए की स्थापना किस धारा में है? धारा 14 के अंतर्गत। मुख्य प्रावधान क्या है वो देखेंगे। तो प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए की स्थापना होगी। राज्य का मुख्यमंत्री जो होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, यानी मुख्यमंत्री जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार अधिनियम राज्य सरकार जो है अधिकतम 8 सदस्यों को नामित कर सकती है। तो राज्य सरकार जो है 8 सदस्यों को नामित कर सकती है, यानी अध्यक्ष को लेके टोटल 9 लोग होंगे। 1 + 8 = 9 लोग। जबकि एनडीएमए में एक अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते थे, टोटल 10 होते थे, इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हैं, टोटल 9 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो राज्य कार्यकारिणी समिति यानी एसईसी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है अध्यक्ष होगा वो राज्य प्राधिकरण का जो है पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। धारा 15 की बात करें तो राज्य प्राधिकरण
का अधिवेशन दिया गया है, राज्य प्राधिकरण का अधिवेशन। तो राज्य प्राधिकरण आवश्यकतानुसार बैठक करेगा और यह बैठक उस समय तथा सीन पर होगी, स्थान पर यहाँ पे गलत लिखा उठा है, तो यह बैठक उस समय तथा स्थान पर होगी जिसे राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष उपयुक्त समझे। राज्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता जो है राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष करेगा, और अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष जो हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये धारा 15 में हो गया राज्य प्राधिकरण का अधिवेशन। थोड़ा इसमें कभी कोई शब्द गलत लिख उठा है, प्रिंट हो गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। धारा 16 में क्या दिया गया है, तो इसमें राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई है। तो अब अगर आप एनडीएमए और एसडीएमए को दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा आपको। तो राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति धारा 16 में दी गई है। और धारा 17 में राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन। तो धारा 17 में राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन दिया गया है धारा 17 में। और धारा 18 में राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य दिया गया है। धारा 14 में एसडीएमए का गठन है, और धारा 18 में यानी उससे 4 और जोड़ेंगे तो एसडीएमए की शक्तियाँ और कार्य, जबकि एनडीएमए 3 में था और उसमें 3 और जोड़ेंगे, 6 में उसके कार्य थे। उसमें 3 में 3 जुड़ा, फिर इसमें 14 में 4 जुड़ा। तो ये राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य हो गया। 19 में क्या है, राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा निर्देश। तो ये हो गया। धारा 20 में क्या है, राज्य कार्यकारी समिति का गठन। तो राज्य कार्यकारी समिति का जो है गठन किस में है, धारा 20 में, यानी एसईसी का गठन धारा 20 में है। उसमें किस में था, उसमें धारा 8 में था, यानी एनडीएमए का, और एसडीएमए का जो है धारा 20 में है, स्टेट वाला। धारा 21 में क्या है, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा उप समितियों का गठन। तो धारा 21 के तहत राज्य कार्यकारी समिति जो है उप समितियों का गठन करेगी। धारा 22 में क्या है, तो राज्य कार्यकारी समिति के कार्य, तो एसईसी के कार्य, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के कार्य धारा 22 में दिया गया है। तो 23 इसमें राज्य योजना है, यानी कि राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की एक योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य योजना यानी स्टेट प्लान कहा जाएगा। तो धारा 23 में स्टेट प्लान दिया गया है। यह योजना राज्य कार्यकारी समिति यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा की जाएगी। राज्य योजना राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन यानी अप्रूव्ड की जाएगी। इस योजना में आपदा की रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण यानी कि मिटिगेशन या शमन के उपाय शामिल होंगे। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी। राज्य योजना को समय समय पर समीक्षा और अद्यतन यानी रिव्यू एंड अपडेट भी किया जाएगा। अब धारा 24, तो राज्य की आखिरी धारा 24, आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य। तो यहाँ पे आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य, यानी एसईसी की आपदा की आशंका की दशा में शक्तियाँ और कार्य। अब चौथे अध्याय में आते हैं, अध्याय 4। तो देखते हैं धारा 25 में जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये धारा 25 में इसका गठन है। प्राधिकरण का गठन, तो प्रत्येक राज्य सरकार धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए की स्थापना करेगी। संरचना, तो इसकी संरचना कैसी होगी, तो जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या 7 से अधिक नहीं होगी, और सामान्यतः इसमें निम्न सदस्य होंगे। तो इसमें टोटल 8 होंगे अध्यक्ष को लेके। तो एनडीएमए में टोटल 10 थे, एक अध्यक्ष और बाकी 9 सदस्य। एसडीएमए में हमने देखा कि एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य थे, टोटल 9, और डीडीएमए में एक और कम कर देंगे, यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल 8 इसमें होंगे। तो कौन कौन शामिल होगा इसमें,
तो जिले का जो कलेक्टर होगा, मजिस्ट्रेट या फिर उपायुक्त जो होगा वो अध्यक्ष होंगे, और स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वो सह अध्यक्ष होता है। तो स्थानीय प्राधिकारी का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा वो इसका सह अध्यक्ष होगा। जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO जो होगा वो पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होता है। जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO जो होता है पदेन सदस्य होगा। चौथा, पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जो होगा वो इसका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो क्या होगा, वो भी पदेन सदस्य इसका होता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 2 अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये नियुक्त सदस्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये 6 लोग तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा 2 और शामिल हो सकते हैं, टोटल 8 हो सकते हैं। अब आधिकारिक विषय धारा 26 देखते हैं जो कि DDMA के बारे में है। तो धारा 26 क्या है? जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियाँ। तो जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियाँ जो है धारा 26 में दी गई हैं। धारा 27 में जिला प्राधिकरण की बैठकें यानी कि अधिवेशन धारा 27 में हो गया। धारा 28 की बात करें तो सलाहकार समितियाँ और अन्य समितियाँ इसमें बताई गई हैं। तो धारा 28 में क्या हो गया? सलाहकार समितियाँ और अन्य समितियाँ। धारा 29 में क्या है? जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। तो ये धारा 29 में जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति है। और धारा 30 में जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य। तो आपको मेनली ये याद रखना है, पहली बात तो उसका गठन, तो धारा 25 में गठन है और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो उसमें इसकी शक्तियाँ और कार्य हो जाएंगे। तो आपने फिर ध्यान दिया होगा तो 3, 4, 5 ऐसे बढ़ा है। जैसे उसमें NDMA में धारा 3 में स्थापना दी गई थी NDMA की, और उससे 3 और जोड़ेंगे तो 6 में उसके कार्य दिए गए हैं। उसके बाद जब SDMA में आते हैं तो 14 में स्थापना दी गई है SDMA की, और उससे 4 एक्स्ट्रा 4 जोड़ेंगे तो 18 में उसके कार्य दिए गए हैं। अब जब जिला की बात आएगी तो इसमें 5 बढ़ जाएगा कार्य, शक्तियाँ और कार्य, यानी 25 में स्थापना और 5 और जोड़ेंगे 30 में इसकी शक्तियाँ और कार्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो आएगा धारा 31 में, उसमें योजना दी गई है, तीनों में यही समानता है। तो जिला योजना। धारा 32 की बात करें तो जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना तैयार करना तथा कार्यान्वयन करना। धारा 32 में क्या है? जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना तैयार करना तथा कार्यान्वयन करना। तो जिला योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना जो है धारा 32 हो गया। धारा 33 में क्या है? जिला प्राधिकरण एवं अध्यादेश। तो जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश जो है धारा 33 में है। धारा 34 की बात करें तो आपदा की आशंका या स्थिति में जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य। तो धारा 34 में क्या हो गया? आपदा की आशंका जहाँ हो, स्थिति जो है वहाँ पे जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य दिए गए हैं। अब अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 क्या है? आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी उपाय। ये देख लेते हैं एक बार। तो धारा 35 में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय। तो धारा 35 में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने उपाय। धारा 36 की बात करें तो भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व। और धारा 37 में क्या है? भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं। तो भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं जो हैं धारा 37 में हो गई। और राज्य सरकार द्वारा उपाय जो है धारा 38 में है। तो धारा 35 में क्या था? केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय, और उसमें 3 जोड़ के यानी 38 में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय। तो 35 और 38 आप लोग ध्यान रखिएगा। धारा 39 में क्या है? राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व। और धारा 40 में राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अध्याय 6 में एक ही जो है धारा दी गई है। अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकारी। धारा 41 में स्थानीय प्राधिकारी के कार्य दिए गए हैं। तो अध्याय 6 में बस एक ही धारा है, धारा 41, इसमें स्थानीय प्राधिकारी के कार्य दिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अध्याय 7 आ जाता है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अध्याय 7 में है। तो धारा 42 में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की जो है गठन नियुक्ति है, मतलब इसको
स्टार्ट किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM की स्थापना जो है ये धारा 42 में है। धारा 42(1) में क्या है? इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो धारा 42(1) में जो है इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। धारा 42(2) के अनुसार सदस्यों की संख्या केंद्र के अधिनियम के अनुसार होगी। तो धारा 42(2) के अनुसार सदस्य कितने इसमें होंगे वो केंद्र तय करेगी। धारा 42(3) की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति तथा रिक्तियों की पूर्ति नियमानुसार जो है की जाएगी। तो सदस्यों की नियुक्ति जो है 42(3) में है। धारा 42(9) में संस्थान की व्यवस्था और संरचना दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब धारा 43 क्या है? तो राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी व उच्च कर्मचारी जो है धारा 43 में बताए गए हैं, राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी व उच्च कर्मचारी। तो सीधे याद रखिए धारा 42 में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो है स्थापना है, NIDM। अब अध्याय 8 पे आते हैं। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे NDRF इसको बोलते हैं। तो धारा 44 में जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन है, यानी NDRF का गठन किस में है? यह है धारा 44 में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। धारा 45 में बल का नियंत्रण तथा निर्देशन आदि है। तो गठन है धारा 44 में, 45 में बल का नियंत्रण तथा निर्देशन। अब आ जाते हैं अध्याय 9 में, जो कि वित्त, लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है। तो सारी धाराएं आपको रट जाएंगी, बस ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो अध्याय 9 आ जाता है, वित्त, लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है। तो धारा 46 में क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसको भी NDRF ही शॉर्टकट में बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे F का मतलब फंड होता है, फोर्स होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो F का मतलब फंड हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो ये धारा 46 में इसका गठन जो है किया गया है, अध्याय 9 में है। धारा 47 की बात करें तो पहला राष्ट्रीय आपदा शमन निधि यानी मिटिगेशन फंड का गठन केंद्र द्वारा किया जाएगा, और दूसरा इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण जो है लागू करेगा। तो धारा 47 में सीधे आप समझिए मिटिगेशन फंड के बारे में इसमें बताया गया है, शमन निधि के बारे में, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो धारा 47 में होगा और इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण लागू करेगा। आगे धारा 48 देखेंगे। तो धारा 48 में क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य सरकार निम्न निधियों का गठन करेगी। तो राज्य सरकार जो है धारा 48 के तहत निम्न निधियों का गठन करेगी। कौन सा? राज्य आपदा मोचन निधि यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और जिला आपदा मोचन निधि, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और राज्य आपदा शमन निधि, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और जिला आपदा शमन निधि यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ये चीज़ें धारा 48 के तहत जो है राज्य सरकार गठित करती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य आपदा मोचन निधि यानी SDRF, उसके बाद जिला आपदा मोचन निधि क्या हो जाएगा? DDRF। फिर राज्य आपदा शमन निधि की बात करें तो SDMF, और जिला आपदा शमन निधि DDMF। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी, तो सही रहेगा आपके लिए। अब धारा 49 में आ जाते हैं। धारा 49 देखें, इसमें क्या है? इसमें मंत्रालय या विभाग द्वारा निधियों का आवंटन केंद्र सरकार की मंत्रालय व विभाग अपने पज में आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु धन की व्यवस्था करेंगे। तो केंद्र सरकार की मंत्रालय व विभाग जो है आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु धन की व्यवस्था करेंगे। धारा 50 में क्या है? आपात उपबंध पर लेखा जोखा रखा जाएगा। आपात उपबंध पर लेखा जोखा धारा 50 में दिया गया है। तो 46, 47, 48 इंपॉर्टेंट है, 49, 50 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आगे अब देखते हैं अध्याय 10। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। तो अपराध एवं शक्तियाँ धारा 10 में है। तो सबसे पहले धारा 51 देखते हैं। तो इसमें सभी धाराएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पहले दिया गया है आदेश न मानने आदि के लिए दंड का उल्लेख।
जैसे यदि कोई व्यक्ति सरकार या प्राधिकरण के कार्य में बाधा डाले, तो कार्य में बाधा डालता है तो धारा 51 के तहत वो अपराध है। सरकार या प्राधिकरण के दिए गए निर्देशों का पालन न करे, अगर ऐसा करता है तो दंड क्या है, तो दंड है उसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। दोष सिद्ध होने पर, अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। गंभीर स्थिति में 2 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। तो सरकारी कार्य में बाधा डालने पे जो है ये धारा 51 के तहत जो है एक अपराध है, जिसमें नॉर्मली 1 साल का कारावास और जुर्माना है। अगर गंभीर स्थिति आती है, किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, तो 2 वर्ष तक का भी कारावास हो जाता है। तो बाधा डालने वाला हो गया। अब धारा 52 में क्या है, मिथ्या दावा करने पर दंड। कोई मिथ्या दावा करता है, तो यदि कोई झूठा दावा कर राहत प्राप्त करने का प्रयास करे तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। ये मिथ्या दावा धारा 52 में हो गया। धारा 53 की बात करें तो धन या सामग्री के दुरुपयोग पर दंड। तो धन या सामग्री के दुरुपयोग पर दंड दिया गया है, जो कि 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना है। तो धारा 53 में क्या हो गया, सामग्री का दुरुपयोग। धारा 54 की बात करें तो झूठी चेतावनी फैलाने पर दंड। आपदा संबंधी फर्जी बात करने पर दंड दिया गया है, झूठी चेतावनी। तो इसमें 1 साल का कारावास है। धारा 54 में क्या हो गया, झूठी चेतावनी। धारा 55 में क्या है, सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध। तो अगर धारा 55 के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा अगर अपराध किए जाते हैं तो विभागाध्यक्ष जो होगा वो उत्तरदायी होगा, यानी HOD जो होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, वही उत्तरदायी होगा। यह धारा 55 में बताया गया है। धारा 56 की बात करें तो अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा या अवज्ञा, दंड 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। अगर अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा या अवज्ञा होता है तो 1 साल का जो है कारावास या जुर्माना हो सकता है धारा 56 के तहत। धारा 57 में क्या है, अध्यादेश से संबंधित आदेश उल्लंघन, दंड 1 वर्ष कारावास, जुर्माना या दोनों। तो धारा 57 के तहत अगर अध्यादेश से संबंधित आदेश का उल्लंघन होता है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 58 की बात करें, किसी कंपनी द्वारा अपराध होने पर दंड। तो किसी कंपनी द्वारा अपराध होने पर दंड जो है धारा 58 में दिया गया है। धारा 59 में क्या है, अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक। तो अभियोजन के लिए जो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। धारा 55 व 56 के मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अभियोजन नहीं होगा। तो 55-56 में जो है सरकारी विभागों के बारे में दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो है धारा 59 में बताया गया है कि अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक। धारा 55-56 के मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अभियोजन नहीं होगा। धारा 60 की बात करें तो अपराधों का संज्ञान जो है धारा 60 में है, यानी न्यायालय इन्हीं तभी संज्ञान में लेगा जब राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्राधिकरण द्वारा शिकायत दी जाए। तो न्यायालय तभी संज्ञान में लेगा जब इन प्राधिकरणों के तहत ये जो है शिकायत दर्ज कराई जाए, या किसी व्यक्ति द्वारा 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद। अगर कोई व्यक्ति भी यहाँ पे न्यायालय को ये जानकारी दे सकता है, लेकिन 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद, तो इसमें न्यायालय जो है संज्ञान लेगा। अब आखिरी अध्याय देखते हैं, अध्याय 11 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। तो धारा 61 में विभेद का प्रतिषेध। धारा 62 में केंद्रीय सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 62 में है। धारा 63 की बात करें तो बचाव कार्यों के लिए शक्तियों संसाधनों को उपलब्ध कराना। बचाव कार्यों के लिए शक्तियों संसाधनों को उपलब्ध कराना धारा 63 में हो गया। धारा 64 की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में नियम बनाना या संशोधित करना। धारा 64 में कुछ परिस्थितियों में नियम बनाना या संशोधित करना। धारा 65 की बात करें तो बचाव कार्यों के लिए संसाधनों, प्रावधानों, वाहनों आदि का अध्यपेक्षण। तो धारा 65 में बचाव कार्यों के लिए संसाधनों, प्रावधानों, वाहनों आदि का अध्यपेक्षण। धारा 66 की बात करें तो प्रतिकर यानी क्षतिपूर्ति का भुगतान। धारा 66 में क्षतिपूर्ति का भुगतान है। धारा 67 में चेतावनी आदि के संप्रेषण के लिए मीडिया को निर्देश। चेतावनी आदि के संप्रेषण के लिए मीडिया को निर्देश जो है धारा 67 में दिया गया है। धारा 68 में आदेशों या निर्णयों का प्रमाणीकरण।
और धारा 69 की बात करें, शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब आ जाते हैं धारा 70 पे। तो वार्षिक प्रतिवेदन जो है धारा 70 में है। धारा 70 में क्या हो गया, वार्षिक प्रतिवेदन। धारा 71 में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन जो है धारा 71 में दिया गया है। धारा 72 में इस अधिनियम का अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव, यानी अन्य कानूनों पर ये प्रभावी रहेगा, ये धारा 72 में बताया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें से जो है ये ध्यान रखिए, धारा 71 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन, और धारा 72 याद रखिए कि इस अधिनियम पर अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव होगा, यानी अन्य कानून पर इसका प्रभाव अधिक होगा, यही प्रभावी होगा। धारा 73 में क्या है, श्रद्धा भाव में किए गए कार्यों का संरक्षण, यानी श्रद्धा भाव से कोई अधिकारी कुछ कार्य करता है या कोई, तो अगर कुछ उससे गलती हो जाती है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, ये धारा 73 में बताया गया है। सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य में ये संरक्षण उसको प्राप्त होता है। तो धारा 74 में क्या है, विधिक कार्यवाही में प्रतिरक्षा। तो विधिक कार्यवाही में प्रतिरक्षा, अगर आपदा प्रबंधन में कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको विधिक कार्रवाई में प्रतिरक्षा मिलती है, उसको बचाव मिलता है। तो ये धारा 74 में है। धारा 75 की बात करें, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 75 में दी गई है। धारा 76 की बात करें तो नियम बनाने की शक्ति, धारा 75 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति और धारा 76 में नियम बनाने की शक्ति है। इसमें देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास अधिनियम के उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास जो है अधिनियम के उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार जो है धारा 76 में दिया गया है। धारा 77 की बात करें, नियम संसद में प्रस्तुत। तो बनाए गए नियम या विनियम जो हैं संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाएंगे और के संशोधित रूप में ही लागू होंगे। धारा 78 में राज्य सरकार के नियम दिए गए हैं। तो राज्य सरकार के नियम धारा 78 में दिए गए हैं। तो राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्य पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर नियम बना सकती है। तो राज्य स्तर पर नियम जो है 78 में है। 79 में है कठिनाइयों का समाधान। तो अधिनियम लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार आदेश जारी कर सकती है 2 साल के भीतर। तो अधिनियम लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है केंद्रीय या राज्य सरकार आदेश जारी कर सकती है, लेकिन 2 साल के भीतर। तो ये टोटल 79 जो हैं इसमें धाराएं थीं, यानी 11 अध्याय हो गए और 79 धाराएं हो गई, जिसमें जो इम्पोर्टेंट था बता दिया गया। तो शुरुआती के 6-7 चैप्टर जो 8-9 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, तो 10वां चैप्टर था लेकिन सब में बता दिया गया है। तो 11वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कुछ धाराएं इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरे 79 के 79 जितने भी धाराएं थे बता दी गई। अब चलिए आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो एक तरह से इसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो अध्याय 1 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी है। तो जो धारा 1 से 2 जो है पहला अध्याय है, इसमें अधिनियम का नाम, विस्तार, लागू होने की तिथि और परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले अध्याय में जो कि धारा 1 से 2 है, इसमें अधिनियम का नाम, विस्तार, लागू होने की तिथि और परिभाषाएं दी गई हैं। अध्याय 2 में तो राष्ट्रीय, आगे देखते हैं। तो NDMA के बारे में अध्याय 2 में बताया गया है, देख सकते हैं। अध्याय 2 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के बारे में है, जो कि धारा 3 से 13 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना, शक्तियाँ, कार्य और राष्ट्रीय योजना, ये सब इसमें बताया गया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है अध्याय 3। तो अध्याय 2 में केंद्र के बारे में बताया गया है। अब अध्याय 3 में अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बताया जाएगा, यानी SDMA के बारे में। तो ये धारा 14 से 24 तक है। 3 से 13 तक केंद्र हो गया, 14 से 24 तक राज्य हो गया। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, राज्य योजना और कार्य, ये इसमें आ गया। अब अध्याय 4, उसके बाद जिला आएगा। जिला आपदा प्रबंधन यानी DDMA, ये धारा 25 से 34 तक इसमें बताया गया है। तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन और जिम्मेदारियां हो गई। अब अध्याय 5 की बात करें तो आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय, तो ये अध्याय 5 में है और 35 से 40 तक ये दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए उपाय बताए गए हैं।
अब अध्याय 6 की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी है, इसमें एक ही धारा आती है, धारा 41। स्थानीय निकाय यानी पंचायत नगर निकाय की जिम्मेदारियां इसमें बताई गई हैं। अध्याय 7 में क्या है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है। इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 42-43, इसमें प्रशिक्षण अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए संस्थान। अब अध्याय 8 आता है, इसमें क्या है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसमें 2 धाराएं हैं, धारा 44-45, आपदा के समय बचाव और राहत के लिए विशेष बल। अध्याय 9 में आ जाएं तो वित्त लेखा और लेखा परीक्षा है, तो वित्त से संबंधित जो है अध्याय 9 है। इसमें 46 से लेकर 50 तक धाराएं आती हैं, धारा 46 से लेकर धारा 50 तक। तो इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा राहत कोष दिया गया है। तो स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट सभी के जो है राहत कोष से संबंधित इसमें वित्त के बारे में बताया गया है। अध्याय 9 में 46 से 50 तक की धारा आती है। अध्याय 10 की बात करें तो इसमें अपराध और दंड दिया गया है, जो कि धारा 51 से लेकर धारा 60 तक है। आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड। अब आखिरी अध्याय है 11, जिसमें विविध प्रावधान किए गए हैं, मिसलेनियस, धारा 61 से धारा 79, अन्य प्रशासनिक और कानूनी प्रावधान। तो ये टोटल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे संक्षिप्त में दिया गया है एक कोष्टक में, तो आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे संबंधित धाराएं जो है धारा 3 है, धारा 3 में इसका गठन है। और अध्यक्ष जो है इसके भारत के प्रधानमंत्री होंगे। प्रमुख कार्य जो है राष्ट्रीय नीति एवं दिशा निर्देश जारी करना। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अधिकतम 9 सदस्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो सदस्य जो हैं अधिकतम 9 हो सकते हैं, अगर इसमें अध्यक्ष को भी जोड़ें तो 10 हो जाएंगे, यानी अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य इसमें होंगे। SDMA यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो ये धारा 14 में है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तर की नीतियों में योजना बनाने के लिए है ये। अधिकतम 9 सदस्य राज्य आपदा योजना अनुमोदित करता है, तो ये गलत दिया गया है। अधिकतम 9 है, लेकिन अध्यक्ष को लेके ये अध्यक्ष के अलावा इसमें 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के अलावा 8, टोटल 9। और इसमें NDMA में बात करें तो प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष के अलावा 9 होते हैं, टोटल 10 होते हैं। और SDMA में टोटल 9 होते हैं। DDMA जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो धारा 25 में है। जिलाधिकारी या कलेक्टर इसके जो है अध्यक्ष होंगे। जिला आपदा प्रबंधन योजना, इसमें प्रमुख कार्य है। साध्यक्ष जिला परिषद का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इसमें अधिकतम 8 सदस्य होंगे। एक जो होगा वो अध्यक्ष होगा, उसके अलावा 7 और सदस्य होते हैं, टोटल 8 होते हैं। NEC राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये धारा 8 में दी गई है। गृह सचिव भारत सरकार इसका जो है अध्यक्ष होता है। तो NEC का अध्यक्ष कौन होगा? गृह सचिव भारत सरकार। NDMA के निर्देशों का क्रियान्वयन करना जो है इसका प्रमुख कार्य है। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य होते हैं। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये धारा 44 में है। केंद्र सरकार के अधीन ये कार्य करता है। आपदा के समय विशेष प्रतिक्रिया बल है ये। विभिन्न अर्धसैनिक बलों से गठित विशेष बटालियन। SDRF की बात करें तो राज्य आपदा निधियों की स्थापना, धारा 48 वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। ये राष्ट्रीय आपदा निधियों से स्थापना है। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, धारा 48 में है ये। राज्य सरकार के अधीन राज्य स्तर पर त्वरित राहत एवं बचाव, केंद्र व राज्य सरकार के अंशदान से निधि। अब अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये धारा 46 में दिया गया है। ये केंद्र सरकार के अधीन गंभीर आपदाओं में वित्तीय सहायता, पूर्व में इसे नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड बोलते थे। तो ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है इसको पहले नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड बोलते थे। तो ये हम लोगों ने संक्षिप्त में देख लिया, आपको याद भी हो गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। ये है आपदा प्रबंधन बहुस्तरीय ढांचा निम्नलिखित से मिलकर बना है। तो आपदा प्रबंधन जो है बहुस्तरीय ढांचा निम्नलिखित से मिलकर बना है। कौन कौन? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी NEC, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य कार्यकारी समिति SEC, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA जिलाधीश की अध्यक्षता में, और स्थानीय प्राधिकरण
तो इनसे मिलकर ये सब बना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है? कुशल आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं सहित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना। क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना करना, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए। जोखिम मूल्यांकन और योजना, तो आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और आपदा की रोकथाम, शमन और राहत के लिए योजनाएं तैयार करना। अनुसंधान और प्रशिक्षण, तो आपदा प्रबंधन क्षमताओं में सुधार के लिए अनुसंधान, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बढ़ावा देना। वित्तीय तैयारी की बात करें तो आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे वित्त पोषण तंत्र उपलब्ध कराना। तो इस चैप्टर का जो है ये थियरी कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा शब्द में किसे शामिल किया गया है? आपदा में किसे शामिल किया गया है? तो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं, इसके अलावा मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं और दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदाएं, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा से तात्पर्य ऐसी गंभीर घटना, दुर्घटना या संकट से है जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन तथा मानव निर्मित आपदाएं जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक या गैस रिसाव, बांध टूटना और महामारी आदि की आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इनको आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आपदा प्रबंधन योजना यानी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका? केवल वित्तीय सहायता, तो इसमें है आपदा से निपटने के लिए तैयारियों, प्रतिक्रिया और समन्वय की रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो अभी बताया गया था थियरी में, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो ये 2005 में, दिसंबर 2005 में ये पारित हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का बहुस्तरीय ढांचा किससे मिलकर बना है? तो इसका बहुस्तरीय ढांचा जो है एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए, इन सभी से मिलकर बना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय व्यवस्था जो दी जाती है किस लिए दी जाती है? तो त्वरित राहत, पुनर्वासियों, न्यूनीकरण। ये हो गया। अब अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक पेज का ही है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए एनडीएमए देखते हैं, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा तो सही रहेगा। तो एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों स्पीड कैसी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आज से चालू हो चुका है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। यह भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। इसका विजन जो है एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी कुशलता और सतत विकास रणनीति जिसमें सभी पक्षकार शामिल हों और जो निवारण, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा देती हो के द्वारा एक अधिक सुरक्षित और आपदा के प्रति नम्य भारत का निर्माण करना है। तो इसका जो है उद्देश्य है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए को आपदाओं के प्रति समय और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा बात करें तो एनडीएमए का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियाँ तैयार करना, राष्ट्रीय नीति को मंजूर करना, राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाएं जो हैं मंजूर करना, राज्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली दिशा निर्देश जो है तैयार करना। तो राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश तैयार करना जिसका राज्य सरकार जो है अनुसरण करे।
इसके अलावा आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों का शमन यानी मिटिगेशन करने हेतु उपायों के एकीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में अनुसरण करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना और प्रमुख आपदाओं से पीड़ित अन्य देशों को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना जैसा कि केंद्र सरकार निश्चित करे। बाकी एनडीएमए का उत्तरदायित्व आपदा प्रबंधन, प्रलेखन और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना जो आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्रों और शमन उपायों से संबंधित हो और उस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की योजना तैयार करना और इसे प्रोत्साहन देने का है। आपदा को रोकने तथा इसके शमन अथवा तैयारी और आपदा पूर्व स्थितियों के खतरे अथवा आपदा से निपटने हेतु क्षमता निर्माण के लिए ऐसे उपाय करना जो इसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं। ये बातें हो गई। आगे शमन के उद्देश्य हेतु निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना, यह भी एनडीएमए का कार्य है। इसके अलावा एनडीएमए ने कई प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिसमें सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात और परमाणु दुर्घटनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधक की रीढ़ है। यह न केवल आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक है बल्कि सुरक्षित, सतत और आपदा सहनीय भारत के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के दौर में एनडीएमए की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। प्रभावी नीति, तकनीक, प्रशिक्षण और जन सहभागिता के माध्यम से एनडीएमए भारत को आपदाओं से सुरक्षित बनाने में निरंतर योगदान दे रहा है। तो एनडीएमए के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया है? तो धारा 3 के अंतर्गत। तो धारा 3 के अंतर्गत देख लेंगे तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। तो एग्जैक्ट पूछे तो धारा 3(1) और धारा 6 में इसके शक्तियाँ और कार्य दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है? आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी जो है भारत में एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। धारा 3 के तहत इसका गठन होता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का प्रदेश अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा 9 सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य स्वयं सहायता करना, राहत सामग्री, आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के दिशा निर्देश किस पर बाध्यकारी होते हैं? केवल केंद्र सरकारों पर, केवल राज्य सरकारों पर? केंद्र एवं राज्य दोनों पर बाध्य होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, नई दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनडीएमए किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व क्या है? तो एनडीएमए का उत्तरदायित्व क्या है? आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियाँ तैयार करना, राष्ट्रीय नीति को मंजूर करना, शमन के उद्देश्य हेतु निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई साहब। तो एनडीएमए खत्म हुआ। अब हम लोग एसडीएमए देख लेते हैं। एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसी भी राज्य में आपदाओं से निपटने, उनके प्रभाव को कम करने तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने हेतु गठित एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई है। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की नीति, योजना और क्रियान्वयन का सर्वोच्च निकाय होता है। एसडीएमए का अध्यक्ष जो होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जबकि अन्य सदस्य जो है राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। तो अध्यक्ष के अलावा इसमें 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी होता है, जो राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी होता है। यानी ये सी का जो सदस्य होगा वो भी इसमें होता है। एसडीएमए के कार्य एवं कर्तव्य। एसडीएमए के कार्य एवं कर्तव्य: राज्य की आपदा प्रबंधन रणनीति तैयार करना, राज्य योजना और विभागीय योजनाओं को मंजूरी देना, आपदा की तैयारी के संबंध में राज्य विभागों के लिए जो है नियम बनाना, आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना, विभागीय तैयारियों की समीक्षा करना और क्षमता निर्माण, जोखिम कम करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। इसके अलावा एसडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के साथ मिलकर कार्य करता है।
इससे नीतियों और संसाधनों में एक रूपता आती है तथा आपदा प्रबंधन तंत्र अधिक प्रभावी बनता है। जोखिम कम करने के उपायों के लिए निधि आवंटन पर सलाह देना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एसडीएमए की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना ही इसका प्रमुख कार्य है। एसडीएमए का गठन किस स्तर पर होता है? तो राज्य स्तर पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे। राज्य आपदा एसडीएमए का किस राष्ट्रीय प्राधिकरण का दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है? तो ये एनडीएमए के तहत। तो एसडीएमए हम लोग देख लिए। अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, ये हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति विशेषीकृत प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था। देश भर में फैला यह एक अद्वितीय बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी संपूर्ण कमान एक महानिदेशक के हाथ में होती है। इसके अलावा एनडीआरएफ की बटालियन देश में विभिन्न स्थानों पर मौजूद है, देश की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, जिससे आपदा स्थल पर उसकी तैनाती हेतु प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सके। एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है एनडीआरएफ की स्थापना पूछे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ स्थापना दिवस जो है कब है? 19 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना दिवस जो है 19 जनवरी है। तो स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य करना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो पीयूष आनंद जी इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ में 16 बटालियन जो है शामिल हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ से ली गई हैं। टोटल 16 बटालियन इसमें शामिल हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से ली गई हैं। आदर्श वाक्य इसका भी ध्यान रखेंगे, आपदा सेवा सदैव, ये इसका आदर्श वाक्य है। हमें तो लग रहा है इस बार ये पूछा जाएगा कि आदर्श वाक्य क्या है एनडीआरएफ का, तो आपदा सेवा सदैव। बाकी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन भी इसके कुछ हैं, जो कि नेपाल भूकंप आया था अप्रैल 2015 में, तो वहाँ पे इसने अपनी सेवाएं दी। जापान सुनामी मार्च 2011 में और तुर्की भूकंप 2023 में इसने अपना ऑपरेशन किया था। ये इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन हैं। नेपाल भूकंप 2015, जापानी सुनामी 2011 और तुर्की भूकंप 2023। एनडीआरएफ का गठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशिक्षित कर्मियों से किया गया है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल शामिल हैं। प्रत्येक बटालियन को आपदा प्रबंधन के विशेष प्रशिक्षण जैसे तैराकी, गोताखोरी, पर्वतारोहण, मलबा हटाना, चिकित्सा सहायता, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है। एनडीआरएफ की भूमिका केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा पूर्व तैयारी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अंतर्गत जन जागरूकता अभियान, स्कूलों और समुदायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे आम नागरिकों में आपदा के प्रति सजगता बढ़ती है और जान माल की जो है हानि कम होती है। एनडीआरएफ का मुख्य कार्य, तो आपदा के दौरान मारे गए या खोए हुए लोगों को उस जगह तलाशना और उनके परिजनों तक पहुंचाना भी एनडीआरएफ की जिम्मेदारी है। नाव और हेलीकॉप्टरों आदि की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। एनडीआरएफ सरकार और मीडिया को क्षेत्र के हालातों की और राहत कार्यों की प्रगति का ब्यौरा भी देती है। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ। अब एसडीआरएफ देखते हैं तो राज्य आपदा मोचन बल यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भारत में आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय प्रमुख इकाई है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही किया जाता है। एसडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के समय त्वरित खोज, बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देना है। यह बल प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए संगठित की जाती है। एसडीआरएफ के क्या हैं?
तो एसडीआरएफ राज्य में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, ठंड और शीतलहर जैसे आपदाओं के दौरान त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से खोज, बचाव एवं राहत कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। राज्य आपदा मोचन निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किया गया है। तो एसडीआरएफ का गठन जो है धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है। यह कोष अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 75% और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों में 90% योगदान देती है। तो योगदान जो होता है 75% केंद्र का होता है और 25% राज्य का होता है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पे 90% जो है सहायता केंद्र देती है, बाकी 10% राज्य का रहता है। इसके अलावा एनडीआरएफ के बारे में देखते हैं। चक्रवात, भूकंप, अग्निकांड, सूखा, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण जैसे अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्चों से निपटने के लिए एसडीआरएफ का उपयोग किया जाता है। एसडीआरएफ का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और यह प्रायः राज्य पुलिस या सशस्त्र पुलिस बल की प्रशिक्षित टुकड़ियों से विकसित होता है। इसके अलावा इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अंतर्गत रहता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अभियान भी संचालित करता है। एसडीआरएफ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह राज्य स्तर पर तैनात होने के कारण आपदा के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंच सकता है। स्थानीय भूगोल, मौसम और सामाजिक परिस्थितियों की बेहतर समझ होने से यह अधिक प्रभावी राहत प्रदान करता है। इससे एनडीआरएफ पर निर्भरता घटती है और प्रतिक्रिया समय कम होगा, जो जीवन रक्षा में निर्णायक सिद्ध होता है। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न संस्थाएं, तो जो विभिन्न अन्य संस्थाएं कार्य कर रही हैं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वो देखते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन एक संचालित और बहुस्तरीय प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाएं शामिल होती हैं। प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं की बात करें तो जो निम्न हैं, इनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी। ये हो गया। फिर देख लेते हैं जल्दी एनडीएमए। इसकी स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, दिशा निर्देश और योजनाएं बनाना तथा उनका समन्वय करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसकी स्थापना जो है 2005 में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कर्तव्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, शोध और दस्तावेजीकरण करना है। अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ था। इसका कर्तव्य आपदा की स्थिति में विशेषकृत बचाव और राहत कार्य जो है प्रदान करना है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनईसी एनडीएमए की कार्यकारी समिति है, जिसे एनडीएमए के कार्यों में इसकी सहायता करने तथा साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन का सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य स्तर की संस्थाओं की बात करें तो एसडीएमए हो गया और एसडीआरएफ हो गया। एसडीएमए तो इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कर्तव्य राज्य स्तर पर नीतियों और योजनाओं को लागू करना है। और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका कर्तव्य राज्य स्तरीय बचाव और राहत कार्य पहुंचाना है। जिला स्तर की संस्थाएं क्या हैं? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन और समन्वय करना है। अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं या संगठन तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो और केंद्रीय जल आयोग CWC, ये हो गया केंद्रीय जल आयोग। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, राष्ट्रीय दूरसंचार विभाग, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी के संगठन यानी NGO जो हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी जैसे विश्व बैंक UNDP और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अन्य महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं संगठन हैं जो इसमें योगदान देती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
इसका उद्देश्य मौसम एवं जलवायु संबंधी चेतावनी जारी करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसका उद्देश्य उपग्रह डेटा के माध्यम से आपदा निगरानी और मानचित्रण में सहायता करना है। केंद्रीय जल आयोग CWC, इसका उद्देश्य बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली प्रदान करना है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, इसका उद्देश्य भूगर्भिक खतरों जैसे भूस्खलन भूकंप का आकलन करना है। राष्ट्रीय दूरसंचार विभाग, इसका उद्देश्य आपदा के दौरान संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठन की बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, सेव द चिल्ड्रेन, ऑक्सफैम आदि आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी तो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और विश्व बैंक आदि आते हैं। विशिष्ट आपदा संबंधी संस्थान तो आपदा संस्थान साइक्लोन चेतावनी संस्थान जो है चेन्नई एवं भुवनेश्वर में है। साइक्लोन चेतावनी संस्थान चेन्नई भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान NIH रुड़की में है। और भूकंपी जोखिम शमन केंद्र CSRM जो है गांधीनगर में है। साइक्लोन चेतावनी केंद्र चेन्नई एवं भुवनेश्वर, राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन संस्थान NIH रुड़की में, भूकंपी जोखिम शमन केंद्र गांधीनगर में है यानी CSRM गांधीनगर में है। कानूनी ढांचा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या संस्थागत व्यवस्था का आधार है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016 समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह बहुस्तरीय संरचना भारत को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास में कारगर ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग और समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब कुछ इसके प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। NDRF का पूर्णोक्त नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 19 जनवरी को इसका गठन किया गया। NDRF किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय। NDRF के जवान किस बल के लिए जाते हैं? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF। ये हो गया। NDRF का मुख्य कार्य क्या है? तो त्वरित आपदा प्रतिक्रिया एवं बचाव कार्य। राज्य स्तर पर NDRF किसके साथ समन्वय करता है? तो SDM व राज्य प्रशासन के साथ। राज्य आपदा मोचन निधि का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य आपदा मोचन निधि का तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत इसका गठन किया जाता है। SDRF में केंद्र एवं राज्यों के लिए क्रमशः धन का योगदान क्या है? तो 75 केंद्र का होगा, 25 राज्य का होगा। जबकि अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें या नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, उसमें 90 केंद्र का होगा और 10 राज्य का होगा। SDRF का गठन किसके करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्य सरकार के पास है, ध्यान रखिएगा। SDRF का गठन सुमेलित करना है तो SDRF का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हो जाएगा। NDMA का पूरा नाम देख सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NEC का किसकी कार्यकारी समिति है? तो NDMA की है। NIDM का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें हिंदी में दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NIDM का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में हो गया। DDMA किस स्तर की संस्था है? तो ये जिला स्तर की है। मौसम और जलवायु संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? तो ये IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो अब लास्ट चैप्टर इसमें बचा है, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां। तो ये थोड़ा सा बचा है, ये खत्म हो जाएगा तो पूरा आपका आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग साइंस एंड टेक शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नीतिगत ढांचों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचे एवं समझौते। विश्व में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचे एवं समझौते निम्नलिखित हैं। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचे एवं समझौते, इनमें सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, ये हो गया। अब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका लक्ष्य जो है, इसका लक्ष्य आपदा जोखिम में व्यापक कमी, जीवन की रक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्राथमिकताएं, तो इसकी प्राथमिकताओं में जोखिम समझ, जोखिम प्रबंधन, क्षमता मजबूती, निवेश में वृद्धि, प्रतिक्रिया व पुनर्प्राप्ति की तैयारी आदि है। पेरिस समझौता इम्पोर्टेंट है, तो 2015 में हुआ। योगदान, इसके योगदानों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके आपदा जोखिम को कम करना है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, इसकी भूमिका में सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का नेतृत्व व समन्वय करना है। वैश्विक उपलब्धियां एवं प्रयास, तो इसको देखते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में क्रांति, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, वित्तीय तंत्र का विकास, समुदाय आधारित दृष्टिकोण और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, ये वैश्विक उपलब्धियां एवं प्रयास हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में क्रांति, ये देखते हैं। तो इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात व सुनामी के लिए उन्नत पूर्वानुमान लगाया जाता है। उपलब्धि, इससे मोजाम्बिक 2019 व बांग्लादेश में चक्रवात पूर्व चेतावनी से जान माल की बचाव दर में उल्लेखनीय सुधार किया गया। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नासा, ESA, इसरो द्वारा उपग्रह आधारित निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जोखिम मॉडलिंग पैटर्न, भविष्यवाणी जैसे गूगल की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, ड्रोन तकनीकी, खोज बचाव, क्षति आकलन, राहत सामग्री वितरण आदि। वित्तीय तंत्रों का विकास, इसमें जोखिम हस्तांतरण, कैटास्ट्रॉफ रिस्क इंश्योरेंस फैसिलिटी CCRIF, कैटास्ट्रॉफ रिस्क इंश्योरेंस फैसिलिटी, अफ्रीकन रिस्क कैपेसिटी ARC, नवाचारी वित्त CA+ बॉन्ड, आपदा ब्रांड जो आपदा बॉन्ड होगा, ये जो प्राकृतिक आपदा घटना पर राष्ट्रों को त्वरित धन उपलब्ध कराते हैं। समुदाय आधारित दृष्टिकोण, इसकी सफलता में फिलीपींस व इंडोनेशिया में स्थानीय समुदाय द्वारा जोखिम मानचित्रण व प्रबंधन तथा जापान का बोसाई संस्कृति आपदा सुरक्षा को दैनिक जीवन में शिक्षा का हिस्सा बनाना है। तो जापान का जो बोसाई संस्कृति जो है, वहाँ आपदा सुरक्षा को दैनिक जीवन का जो हिस्सा बनाना है, ये शिक्षा में शामिल है। स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, इसमें कोविड-19 महामारी के बाद WHO द्वारा स्वास्थ्य आपदा तैयारी सूचकांक विकसित करना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा, रोग प्रकोपों के प्रति त्वरित क्षमता है। विशिष्ट क्षेत्रीय सफलताएं, आपदा प्रबंधन की विशिष्ट क्षेत्रीय सफलताएं इस प्रकार हैं। बांग्लादेश की बात करें तो चक्रवात प्रबंधन उपलब्धि 1970 5 लाख मृत की तुलना में 2020 के चक्रवात अम्फान में मृत्यु दर 99% कम, जिसका श्रेय चक्रवात शेल्टर, चेतावनी प्रणाली व समुदाय प्रशिक्षण को जाता है। तो चक्रवात जो आया था 1970 में, उसमें 5 लाख मरे थे बांग्लादेश में, जबकि 2020 में 99% की कमी आई मृत्यु दर में। जापान की बात करें तो भूकंप व सुनामी प्रतिरोध, उन्नत बुनियादी ढांचा, भूकंपरोधी भवन, सुनामी चेतावनी, नियमित अभ्यास आदि। नीदरलैंड में बाढ़ प्रबंधन डेटा वर्क्स, समुद्र स्तर वृद्धि के बावजूद बाढ़ जोखिम में कमी आदि। मैक्सिको की बात करें तो भूकंप चेतावनी SAS अलर्ट प्रणाली, भूकंपीय तरंगों का पता लगाकर महत्वपूर्ण सेकंडों की पूर्व चेतावनी आदि। वैश्विक चुनौतियाँ क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन, तीव्र व बारंबार आपदाएं, शहरीकरण, अनियोजित शहरों में जोखिम केंद्रण, असमानता, निर्धन व वंचित समुदायों पर अधिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी, विशेष रूप से विकासशील देशों में संसाधनों की कमी। भारत का वैश्विक योगदान, तो भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्यात, NDRF की विशेषज्ञता व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणालियों में सहयोग, कोस्टल सेज रेजिलियंस इनिशिएटिव CSRI, विश्व बैंक के साथ साझेदारी आदि है। राहत और पुनर्वास, जब कोई आपात स्थिति या आपदा किसी शहर या क्षेत्र को प्रभावित करती है तो शुरुआती चरण में घायलों
की देखभाल करने, जीवन रेखा एवं बुनियादी सेवाओं का बहाल करने और बाद में आजीविका बहाल करने एवं समुदायों को पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस तरह के प्रयासों को निम्नलिखित चरणों में क्रियान्वित किया जा सकता है। राहत चरण, सबसे पहले राहत चरण आएगा। तो आपदा के तत्काल बाद में खोजबीन व बचाव, क्षति एवं आवश्यकताओं का तीव्र आकलन और राहत एवं प्राथमिक चिकित्सीय प्रावधान जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय खोले जाते हैं और साथ ही प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्वास चरण, तो पुनर्वास किसी आपदा के बाद की गई कार्रवाइयों को संदर्भित करता है ताकि बुनियादी सेवाओं को फिर से शुरू करने, आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और उत्तरजीवियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। इस चरण में बुनियादी सेवाओं और जीवन रेखाओं को अस्थायी आधार पर भी बहाल किया जाता है। इसमें सड़क नेटवर्क और पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइटों सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को बहाल किया जाना शामिल है। इस चरण में प्रभावित आबादी के जीवन पैटर्न को यानी आपदा पूर्व कमोबेश फिर से पटरी पर लाने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस चरण को तत्काल राहत और अधिक प्रमुख एवं दीर्घकालिक विकास के बीच संक्रमणकालीन चरण माना जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, आपदा से बेघर हुए लोगों, गांवों और बस्तियों को दोबारा बसाने में सहायता करना, आपदा से पीड़ित लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करना, घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करना और आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे पहले ये करेंगे। उसके बाद घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करेंगे और आपदा से पीड़ित लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद आपदा से बेघर हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा बसाने में सहायता। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? ये अभी लेखपाल परीक्षा में आया था। जिसका हो जाएगा रिस्क इक्वल टू हज़ार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू कॉपिंग कैपेसिटी अपॉन एक्सपोजर, यानी जोखिम बराबर खतरा गुणे सुभेद्यता गुणे सामना करने की क्षमता बटे अनावरण। तो यही सही हो जाएगा। देख सकते हैं, जोखिम बराबर खतरा गुणे भेद्यता गुणे जोखिम का स्तर। खतरा गुणे सुभेद्यता गुणे सामना करने की क्षमता बटे अनावरण यानी एक्सपोजर। खतरा एक खतरनाक घटना, पदार्थ, मानवीय गतिविधि या स्थिति। जोखिम वाले क्षेत्रों में मौजूद लोग, संपत्ति, प्रणालियाँ या अन्य तत्व। भेद्यता किसी समुदाय की वह विशेषताएं और परिस्थितियां जो उसे किसी आपदा के हानिकारक प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। क्षमता किसी समुदाय के भीतर आपदा जोखिमों का प्रबंधन और कम करने के लिए उपलब्ध सभी शक्तियाँ, विशेषताओं और संसाधनों का संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का लक्ष्य है? तो आपदा जोखिम में व्यापक कमी, जीवन की रक्षा, इसके अलावा आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा। तो ये उपयुक्त सही हो जाएगा। सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं? तो जोखिम समझ और जोखिम प्रबंधन क्षमता। तो यही दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचे एवं समझौते हैं? तो सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पेरिस समझौता 2015, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआरआर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह ख़त्म हुआ और पूरा इकोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि टोटल 10 नंबर का है। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी 10 नंबर का आएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।